So two bodies, पहले का मास m1, दूसरे का मास m2, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2. क्या हुआ? टक्कर हुआ. तो इधर इनका हो गया कोलिजन. अब कोलिजन के बाद जो भी नया वेलोसिटीज होगा, अब देखिए ये आया, इसने इधर टक्कर मारा तो ये इधर जाएगा, ये थोड़ा इस तरफ जाएगा. सो लेट अस से टक्कर के बाद हम वेलोसिटीज बना रहे हैं. लेट अस से दिस इज v1 and this is v2. You can go to your textbook का पेज नंबर 62. अब जरूरी नहीं है कि ये नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रहा है, सब नीचे से आ सकते हैं. हाँ, किधर से भी आ सकते हैं. अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अपने लिए इम्पोर्टेंट है वैल्यू और एंगल्स, कि कौन सा किसके साथ कितना एंगल बना रहा है. ये दो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक. So in the first case, if you can just go through the angles, they have taken this as alpha 1 and alpha 2. वो ही देखकर जनरली जब आप आंसर या फॉर्मूला देखते हो, आपका आंसर डिफिकल्ट नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, वो जिस तरीके से लिखा गया है वो डिफिकल्ट है. तो ये आपका डायग्राम बना रहे हैं हम लोग. आपका पहला एंगल देखिए कैसे है. ये वाला आपका पहला एंगल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल या एंगल विद द लाइन ऑफ इंपैक्ट. तो ये हो गया अल्फा 1. सिमिलरली इसको आप ले सकते हो, ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका एंगल अल्फा 2. फिर आपको बीटा लेना है, बीटा सेकेंड आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर द कोलिजन व्हाट आर द एंगल्स? बिफोर कोलिजन द एंगल्स दैट वी आर टेकिंग, they are alpha 1 and alpha 2. आफ्टर कोलिजन जो आपके पास एंगल है, ये आफ्टर कोलिजन का एंगल हो गया बीटा 2, ये हो गया बीटा 1. आफ्टर कोलिजन एंगल्स दैट वी आर टेकिंग, बीटा 1, बीटा 2. अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिखता है. What we have to do is we have to resolve these forces. आप अगर ये दोनों बॉडीज को हटा दो, अपने को मालूम है पहला लाइन जो 1 वाला लाइन है वो m1 हो गया, जो 2 वाला लाइन है उसका मास इज m2. तो अब अगर आप इसको ईज आउट करना चाहते हो तो ये आपके पास है u1, ऑब्वियसली इसका मास है m1. टक्कर मार के नीचे चले गया, दिस इज v1. आपके पास आ रहा है u2, टक्कर मार के चले गया. So the thing that we have to do is इस लाइन को आप रिजॉल्व करो along the x and y axis. तो ये दोनों लाइंस को x एक्सिस y एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे. इस लाइन को आप x और y पे रिजॉल्व करोगे, इस लाइन को x और y पे रिजॉल्व करोगे, इस लाइन को x और y पे रिजॉल्व करोगे. तो आपको ये जो वेक्टर है उसका रेजोल्यूशन करना है. तो एक इधर किधर लाइन बनेगी, एक इधर एक इधर, इसका रेजोल्यूशन ऐसा जाएगा. सेम इधर, ये सारे के सारे एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट है. अगर आप ध्यान से देखो क्वाड्रेंट वाइज कैसा इधर जा रहा है, तो दे आर बेसिकली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ हैव अ लुक एट द एंगल्स. ये आपका एंगल है अल्फा 1, इधर आपका एंगल है बीटा 1. दिस इज अल्फा 2, दिस इज बीटा 2. तो जब भी आप रिजॉल्व करोगे इसको, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? दिस इज u1 cos alpha 1, u1 sin alpha 1. इधर देखिए, दिस इज v1
cos alpha 1 cos beta 1 v1 sin beta 1, इसका नाम क्या आएगा u2 cos alpha 2, this is u2 sin alpha 2। इसमें यही डिफिकल्ट है, ये जो टर्म्स होते हैं इतने सारे, आप अभी तक 2 लाइन देख रहे हो और अचानक आपके पास में 8 टर्म्स आ जाते हैं। दिस इज b2 cos beta 2 b2 sin beta। So students, this is basically the difficult part that you have to understand, and once again अगर आप बुक में देखोगे तो देखो ये सब नहीं दिया है, तो यही सब बातें ऐसी होती हैं जो अपने को खुद के पढ़ाई से या खुद के मेहनत से सीखना होता है। Once we understand this, now whatever is written in the book can be understood very easily. Now let's solve this along the x-axis, along the line of impact। उसने उसको नाम क्या दिया, line of impact या line of collision भी बोल सकते हैं। Oblique क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों जन अब एंगल बना रहे हैं, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी दोनों बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल बना रहे हैं, इसीलिए नाम हो गया ऑब्लिक। ऑब्लिक कोलिजन या कोई लोग ऑब्लिक इम्पैक्ट या किसी बुक पे आपको ऑब्लिक इम्पैक्ट भी नाम दिखाई देगा। तो ये अपने हो गए नाम कि ऐसा नाम क्यों रखा, ठीक है। चलिए, so along the line of impact, ये जो मेरा horizontal line है, this is the line of impact, यानी basically अपना x axis। So along the x axis क्या क्या दिख रहा है आपको along the x axis, चेक करो। Before collision, sorry, before collision u1 cos alpha 1 u2 cos alpha 2 दोनों x axis की तरफ है। So ये आपका बिफोर कोलिजन हो गया। एंड आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस की तरफ कौन कौन है, v1 cos beta 1 v2 cos beta 2। नाउ कोई भी टाइप का कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, कौन सा चीज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बोलिए जल्दी जल्दी, विच पैरामीटर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया निशा, शाबाश तन्वी। कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, शाबाश साक्षी। कौन सा चीज, शाबाश नेहा, वेरी गुड नेहा। यस स्टूडेंट्स, कौन सा पैरामीटर इज कंजर्व्ड इन बोथ द केसेस? कम ऑन अंजलि, ईशिका, श्रावणी, वेरी गुड बेटा। विशाल, वेदांत, वेरी गुड अंजलि। शाबाश Ansela. Okay, now the answer here is momentum. Momentum is conserved in both the cases. Yes, energy तो है, energy is always conserved. But इस केस में जो हम we are looking out for the word momentum, क्योंकि when you say energy, the problem is इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो अगर एग्जामिनर ने आपके एनर्जी वर्ड को काइनेटिक ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट या अलोंग द एक्स एक्सिस जब आप लिखोगे तो देखिए आपका फॉर्मूला कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा m1 u1 cos alpha 1 plus m2 u2 cos alpha 2, this is equal to m1 v1 cos beta 1 plus m2 v2
चलिए देखिए, ये चीज आपको आपके बुक में दिखाई देगा. Now students, what they want is E. They want the coefficient of restitution. तो अगर हमको coefficient of restitution निकालना है, so what is the formula for coefficient of restitution? Come on quickly. इधर देखिए, इधर हम लोग लिखने वाले हैं. Coefficient of restitution E. It is very good, Nisha. It is relative velocity. It is relative velocity of separation upon या to the. Very good, Gauri. Relative velocity of approach. So relative, very good, Vedant. Shabash. Relative velocity of separation क्या होगा? It is v2 minus v1. And relative velocity of approach क्या होगा? It will be u1 minus u2. तो अभी सेम चीज जो आपने बोला, आपने फॉर्मूला दे दिया इनफैक्ट डायरेक्टली. दैट्स अ रियली गुड थिंग. तो जब हमको फॉर्मूला मालूम है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ उसको लिखने को आना चाहिए. लिखते वक्त वो इतना बड़ा दिखता है कि हमको ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है, या ये कुछ गलत चीज दिख रहा है. तो इट इज गोइंग टू बी E equal to. Now have a look at this. Relative velocity of separation. तो क्या लिखोगे आप? It is going to be v2 cos beta 2 minus v1 cos beta 1 upon what? Upon the relative velocity of approach. So body 1 is approaching body 2. So this is u1 cos alpha 1 minus u2 cos alpha. देखिए समझ में आ रहा है कि आपको? आप लोग भी प्लीज इसको लिख लीजिए फटाफट. फ्लोर. ठीक. ये बॉल, this is your height h0. Velocity with which it is striking the floor. अब क्या होगा? अब ये rebound होगा, तो ये ऊपर जाने लगा. So let us say v1 is the velocity after the first rebound. जब ये पहुंचेगा इधर ऊपर आके रुकेगा, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना बोलिए प्लीज? जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और वहां रुकेगा, तो इसका वेलोसिटी कितना? 0. क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो ये पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे, इसका वेलोसिटी 0. बट ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज h1. This distance is h1. तो अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं. हम h0, h1, वेलोसिटी, ये सब के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे. So we are going to find out the relationship between the heights and the velocities. आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? We are going to find out the relationship between the velocity and the height. Okay, चलिए. So ये मेरा first case. Case 1. तो कहना है से जब मैंने इसको इधर ऊपर होल्ड करके रखा था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, और जैसे हमने इसको छोड़ा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बात समझ में आ रही है? ओके, ग्रेट. सो सिंस वी वर होल्डिंग इट एट सम हाइट h0, वी वर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी which is getting converted into kinetic energy. So potential energy is mgh0. Kinetic energy half mv0 square.
अब देखिए m और n कट हो गया, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आप 10 ग्राम का बॉडी लो, 100 ग्राम का बॉडी लो या 100 किलो का बॉडी लो, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड कि भाई मास कितना है। इधर भी देखिए आपका मास का टर्म बचा नहीं है, तो ये अपने आप में दिस इज द डिडक्शन, दिस इज द इन्फरेंस टू बी ड्रॉन कि भाई ये मास से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो अभी देखिए टू पर, तो देयरफॉर V0 square is equal to 2GH. Therefore, V0 is equal to H0 2GH0. And this is my equation number 1. ये केस 1 चल रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड केस ये, तो जब वो रीबाउंड हो रहा है, तो रीबाउंड होने के बाद बताइए कैन वी से बॉडी इज गोइंग अप, मतलब अब वो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखोगे हाफ m v1 square is equal to mg h1. It is going up to a height of h1, so this is mg h1. and then कट करिए फिर से, so v1 square is equal to 2g h1. so v1 is equal to square root of 2g h1. इसको आप मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। So therefore, V1 upon V0 या V0 upon V1, जैसा भी आप इसको लिखना चाहिए आप लिख सकते हो। H1 upon H0, 2G कट हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपको फॉर्मूला आ जाएगा। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, यही आपका E है। व्हाट इज E? E is relative velocity of separation to the relative velocity of approach। ये हमने V1 upon V0 क्यों लिखा वो भी समझो। हम लोग V0 upon V1 भी लिख सकते थे, ये यहाँ पर जानबूझ के हमने इस तरीके से लिखा है बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अपना E, यही हमारा E है। देखिए समझ के देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो V0 is the velocity with which the second body is being approached। तो V0 क्या हो गया? ये हो गया मेरा relative velocity of approach। टक्कर मारने के बाद वो V1 से ऊपर जा रहा है, तो relative velocity of separation, तो फ्लोर से जो separation velocity है वो कितना है? V1। तो V1 upon V0, this is nothing but E। So your E is equal to square root of H1 upon H0। मतलब वो आपको सिर्फ हाइट देके E पूछ सकता है। एंड दैट इज व्हाई सेड, अपने को क्या लगेगा? अपने को लगेगा इससे तो E निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हाइट दिया हुआ है, बट ये रिलेशनशिप है जो उधर काम में आएगी। सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 and H0 squaring both sides? E square is equal to H1 upon H0। Therefore, H1 is equal to E square H0। अरे समझ में आ रहा है आपको? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? ये तो हम लोग ने स्टडी कर लिया, 1 पूरा डिराइव कर दिया। अब वो बोलेगा 10th करके बताओ, 20th करके बताओ, 15th करके बताओ।
तो ऐसा हम लोग इसको बार बार 15 बार नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक जनरल रिजल्ट बना लेते हैं। तो जनरल रिजल्ट देखिए प्लीज। तो जनरल रिजल्ट ऐसा है कि Hn दिस इज द फर्स्ट रिबाउंड। तो इसके लिए मुझे आंसर आया 2। 2 बेसिकली इज 2 into n। So we will write in formula e raised to 2n. n is your rebound number 10 मतलब H10। so this is 2 into 10 so e raised to 20 H0। नहीं इधर तो सिर्फ 2n ही आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर वेलोसिटी देखिए, this is your E, so V1 is equal to E times V0, so E is your 1, इधर आपका E कितना आया 1, तो Vn जब भी हम लिखेंगे Vn is equal to E raised to n V0। So these results will really help you in solving इससे related जो questions होंगे वो आप इसके मदद से definitely solve कर सकेंगे।